Hello friends, welcome to my class. Today I am going to teach you the first lesson of your book Flamingo, the last lesson. It is written by Alphonse Daudet. He was born in 1840 and died in 1897. He was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Persian War, in which France was defeated by Persia led by the Bismarck. Persia then consisted of what now are the nation of Germany, Poland and part of Austria. In the story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. Read the story to find out what effect this had on the life at school. ये उस समय की बात है जब फ्रांस और पर्शियन में वॉर हो रहा था और जो पर्शिया जो है फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया, फ्रांस डिफीट हो गया था, फ्रांस के लोग हार गए पर्शिया से और led by Bismarck. Persia then consisted of दो डिस्ट्रिक्ट्स उनके पास चली गई थी फ्रेंच की, वो थी एल्सेक एंड लोरेन. तो आइए देखते हैं कि स्टोरी में इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ. अब नरेटर बता रहे हैं, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. So the narrator is saying कि वो बहुत डरे हुए थे उस दिन क्योंकि वो लेट हो गए थे स्कूल के लिए. वो लेट हो गए थे इसलिए उनको बहुत डर लग रहा था क्योंकि जो उनके टीचर हैं जिनका नाम है एम हैमल, वो उन्होंने कहा था कि वो क्वेश्चंस पूछेंगे किसमें, इंग्लिश के चैप्टर, इंग्लिश लैंग्वेज के चैप्टर पार्टिसिपल्स पे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. नैरेटर कहते हैं कि मुझे तो पार्टिसिपल्स के बारे में एक भी शब्द नहीं पता, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ कि पार्टिसिपल होता क्या है. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. थोड़ी देर के लिए मेरे दिल में आया कि मैं क्यों ना स्कूल ना जाकर भाग जाऊं और पूरा दिन बाहर ही गुजार दूं, मैं स्कूल ना जाऊं. It was so warm, so bright. The birds are chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill the Persian soldiers were drilling. बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही वार्म, गर्म और ब्राइट डे है. सूरज बिल्कुल चमक रहा, आसमान साफ है. चिड़िया जो बोल रही हैं, चर्प कर रही हैं एज पे बैठ के, वुड्स लकड़ियों मतलब पेड़ों के एज पे बैठ के चर्प कर रही हैं वुड्स पे. वुड्स मतलब फॉरेस्ट होता है, पेड़ फॉरेस्ट में बोल रही हैं. और इन द ओपन फील्ड क्या है, वहाँ पे जो सॉमिल है, सॉमिल के पास जो बैक ऑफ द सॉमिल है उसके पीछे पर्शियन सोल्जर क्या कर रहे हैं, ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मार्च पास्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. तो नरेटर कहते हैं कि उनको ये सारी चीज़ें अट्रैक्टिव लगती हैं लेकिन टेम्पटिंग लगती हैं पार्टिसिपल्स के रूल्स से ज़्यादा, लेकिन वो अपने आप को समझा लेते हैं, अपने आप के ऊपर काबू कर लेते हैं, उतनी स्ट्रेंथ है उनके में और समझा बुझाकर अपने आप को स्कूल की तरफ ले जाते हैं, जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ. पहले न्यूज़पेपर जब आता तो सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो एक बोर्ड सेंटर ऑफ द
सिटी लगा दिया जाता था, उस पर वो बुलेट मतलब न्यूज़पेपर हैंग कर दिया जाता था, या राजा का जो भी फरमान होता था या जो भी गवर्नर के फरमान होते थे वो उस पर टांग दिए जाते थे, और जो पढ़े लिखे होते थे वो पढ़ के सभी को बताते थे, तो उसे बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड, वो वहाँ पे भीड़ थी, कोई नई न्यूज़ आई थी इसका मतलब, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, कहते हैं लास्ट 2 years से तो सारी जितनी भी बुरी खबरें हैं वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, मतलब जो बैटल हम लोग हार गए वो उस बैटल की न्यूज़, ड्राफ्ट जितने आते थे रूल्स एंड रेगुलेशंस के, कमांडिंग ऑफिसर्स के, सब इसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैंने सोचा और अपने आप को रोका नहीं, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या आया होगा नया, ये सोच के मैं आगे बढ़ गया। देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर who was there was his apprentice reading the bulletin called after me. Now वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ किसे कहते हैं, गोल्ड स्मिथ तो सुनार को कहते हैं, ब्लैक स्मिथ लोहे के काम करने वाले को, लोहार को ब्लैक स्मिथ कहते हैं। वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ था, वो मुझे देख रहा था, और who was there with his apprentice, उसका जो नौकर है मतलब उसका काम करने वाला उसके साथ था। उसने मुझे रोका, वो बुलेटिन को पढ़ रहा था, उसने मुझे रोका, बुलाया, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उसने चिढ़ाते हुए कहा कि इतनी जल्दी मत करो बब डियर, और तुम अपने स्कूल सही टाइम पे, मतलब टाइम से पहले ही पहुंच जाओगे। वो ऑलरेडी लेट हो चुका था, अब ये आयरनी है, देखिए वो मजाक कर रहा है, एक तो वो ऑलरेडी लेट है और फिर कह रहे हैं इतनी तेज़ मत चलो क्योंकि तुम स्कूल में समय से पहले ही पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और ये सुनकर मुझे लगा कि वो मेरा मजाक बना रहे हैं, इसलिए मैं बहुत तेज़ चला, इतनी तेज़ चला कि मैं जल्दी से एम हेमल्स के गार्डन के पास पहुंच गया, लेकिन मेरी जो सांसें हैं बहुत तेज़ चल रही थी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल which could be heard out in the street, the opening and the closing of desks, lesson repeating in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Now narrator is saying usually when स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता है तो वहाँ बहुत हासिल बसल होता है, बहुत चहल पहल होती है, वो जो चहल पहल है उसकी आवाज़ सड़क तक सुनाई देती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क को खींचना और बच्चों का लेसन रिपीट करना एक साथ, जैसे हम लोग बचपन में पोम रिसाइट करते थे एक साथ, वैसे बच्चे जब एक साथ बोलते हैं तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होती है। वेरी लाउड विथ हैंड्स, आवर हैंड्स ओवर आर ईयर्स, इतनी ज़ोर होती है कि हमें अपने कानों में उंगली डाल लेनी होती है या अपने हाथ कानों पे रख लेते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर, सुना मतलब समझ में आए जिससे। और टीचर्स जो हैं वो शांत, क्लास को शांत कराने के लिए जो रूलर होता है, स्केल होता है, लकड़ी की पटरी जिसको कहते हैं, वो टेबल पे खटखटाते हैं, बजाते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल स्टिल, आज जो है सारी चीज़ें स्टिल थी, बिल्कुल शांत थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई
डेस्क विदाउट बीइंग सीन। और यही मेरे लिए मौका होता था जब कमोशन होता था, जब चहल पहल होती थी क्लास में, हुई हुल्ला हो रहा होता था, सब बच्चे शैतानी कर रहे होते थे, तो उसी बीच में मैं अगर लेट होता था चुपचाप जाकर अपनी बेंच पे बैठ जाता था। बट आज ऐसा नहीं था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। ऐसा लग रहा था कि आज संडे है और सारी चीज़ें चुपचाप हैं, क्योंकि संडे तो ऑब्वियसली स्कूल ऑफ होता है तो और वहाँ पे कोई भी नहीं होता, तो संडे जो है क्वाइट मॉर्निंग होता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। खिड़की से जब मैंने देखा तो मेरे जितने भी क्लासमेट थे, मेरे फ्रेंड्स थे, वो अपनी प्लेस पे बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ his terrible iron ruler under his arm। और एम हैमल क्या कर रहे थे, आगे पीछे क्लास में अप एंड डाउन, आगे पीछे टेरेबली चल रहे थे। उनके हाथों में क्या थी, हाथों में दबी हुई आयरन की रूलर थी। रूलर मतलब स्केल थी, पटरी थी। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। उस दिन इतनी शांति थी कि सभी शांति से बैठे थे, तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने से होकर मुझे जाना पड़ा। आप सोच नहीं सकते हो कि मेरे चेहरे पे कैसा, मतलब क्या था, मेरा चेहरा गुलाबी होता जा रहा था, लाल पड़ता जा रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था कि एम हैमल क्या करने वाले हैं मेरे साथ। बट नथिंग हैपेंड। बट वो नैरेटर कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। एम हैमल सॉ मी, मुझे एम हैमल ने, मेरे टीचर ने देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से, बहुत दया के साथ उन्होंने मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि अपने प्लेस पे जाके बैठो लिटिल फ्रेंच, और मैं तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहा था। हम लोग जा रहे थे पढ़ने। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। कहते हैं मैं कूद के अपने बेंच पे बैठा और अपनी डेस्क और बेंच और डेस्क पे एडजस्ट कर गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat। कहते हैं कि थोड़ा सा जब मेरा डर ख़त्म हुआ, नर्वसनेस ख़त्म हुई, तो मैंने एक चीज़ देखी कि आज मेरे टीचर जो हैं ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन के आए हैं। और ये ओकेजनली पहनते थे, ये उनकी नॉर्मल ड्रेस नहीं थी, मतलब फॉर्मल ड्रेस थी, वो कभी कभार पहनते थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड that he never wore except on inspection and prize days। तो जैसा मैंने बताया कि वो ये वाली ड्रेस रोज़ नहीं पहनते थे, जब भी इंस्पेक्शन, स्कूल इंस्पेक्शन होता था तब पहनते थे, या प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन ये ड्रेस पहनते थे। तो आज कुछ ख़ास था इसलिए वो पहन के आए थे। क्या ख़ास था ये पता नहीं है नैरेटर को। आइए पढ़ते हैं और जानते हैं। Besides the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back bench that were always empty the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, and former mayor, the former postman, and several other besides। मतलब उसका कहना था कि आज स्कूल बहुत ही स्ट्रेंज सा लग रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात मुझे ये लगी, मुझे बहुत चक्का कर देने वाली बात ये थी कि आज बैक बेंचेस खाली नहीं थे। आज बैक बेंचेस पे गांव के लोग बैठे हुए थे, जिसमें से ओल्ड हाउसर भी थे और
मेयर भी थे और पोस्टमैन भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। हाउसर जो हैं वो 3 कोन वाली टोपी पहने हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड और सबके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी, सभी बहुत दुखी से लग रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edge and held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। और जो हाउसर हैं वो अपनी पुरानी मतलब प्राइमरी वाली बुक जो होती है वो भी लाए हैं और उसको खोल के अपने घुटनों पे रखे हुए हैं और स्पेक्टेकल्स लगाए हुए हैं और उसके पेजेस को पलट रहे हैं, लाइंग अक्रॉस द पेजेस। वाइल I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." Now the narrator is saying, while I was wondering, जब मैं आश्चर्य से सब चीज़ें देख रहा था उस समय एम हैमल जो हैं अपनी कुर्सी के पास गए और वहाँ खड़े होके जिस तरीके से उन्होंने मतलब बड़े ग्रेव, बड़े दुखी मन से और बहुत ही जेंटल टोन में जैसे उन्होंने मुझसे बात की थी वैसे ही बोले, मेरे बच्चों, माय चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन। आज लास्ट लेसन है किस चीज़ का? फ्रेंच का। और अब कल से जर्मन के नए टीचर आ जाएंगे क्योंकि जर्मन ने हम लोगों के ऊपर विजय पा ली है, वो जीत गए हैं। तो आज से आज फ्रेंच का लास्ट लेसन होगा और कल से आपके नए टीचर आ जाएंगे और वो जर्मन पढ़ाएंगे। सो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उससे बहुत अटेंटिवली, बहुत ध्यान से सुनना। What a thunderclap these words were to me। मतलब नैरेटर के लिए जैसे लगा कि पहाड़ टूट पड़ा हो, मतलब वो एकदम से बहुत चक्के से रह गए। ओह द wretches, that was what they had put up at the town hall। अब उन्हें समझ में आया नैरेटर को कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ था और लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई थी और आज क्लास में इतने सारे लोग क्यों हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब जो नैरेटर हैं वो बहुत मतलब शॉक्ड हो गए। वो कहते हैं आज मेरा लास्ट लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। कहते हैं मुझे तो अभी मतलब सीखना है कि मतलब मैंने सीखा भी नहीं है अच्छी तरीके से कि कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज for not learning my lesson, for seeking birds' eggs and going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saint were old friends now, that I couldn't give up. And M. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। अब नैरेटर कहते हैं कि जो आज मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन है मुझे तो कुछ भी लिखने पढ़ने भी नहीं आता है सही ढंग से, और जो सारी चीज़ें हैं मतलब मैंने कभी कोशिश भी नहीं की कि मैं अच्छे से पढ़ूं सुनूं। और जब टीचर पढ़ाते थे तो मेरा दिमाग क्या था, बाहर की तरफ, बाहर की दुनिया में रहता। मैं स्कूल में फ़िज़िकली प्रेजेंट रहता था, मेंटली मैं आउटसाइड रहता था। मैं सीख करता था, कभी कभी तो मैं बंक कर देता था क्लासेस और अंडे ढूंढता था, स्लाइड करता था सार पे बैठ के। मेरी बुक्स मुझे न्यूसेंस लगती थी।
और वो कैरी करने में बहुत भारी लगती थी क्योंकि मुझे उनसे कोई लगाव नहीं था। और आज वो मेरे ओल्ड फ्रेंड बन गए और मिस्टर हैमल जो एम हैमल हैं वो भी मुझे आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। और बहुत दुख भी हो रहा है कि आज के बाद मैं फिर उनसे कभी नहीं मिल पाऊँगा और उनका वो रूलर लेके चलना और उनकी क्रैंकी सी आवाज़ जो है वो मैं अब नहीं सुन पाऊँगा। Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो अब मैं समझ गया था कि क्या हो रहा था, क्यों मिस्टर हैमल ने वो ड्रेस पहनी थी जो वो अक्सर संडेज़ को पहनते थे। और भी मैं समझ गया था कि गांव के सारे लोग क्यों आकर बैठे हैं। वो रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे एम हैमल को कि उन्होंने 40 साल दिए इस स्कूल को और 40 साल में उन्होंने बहुत कुछ किया, उन्होंने फेथफुली सर्व किया। तो और वो रिस्पेक्ट देना चाहते थे टीचर को, कंट्री को, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए वो लोग आज आए थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब मैं ये सब चीज़ें सोच ही रहा था, तब तक मेरा नाम बुलाया गया और इस बार मेरा टर्न था पढ़ने का। What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participles, although very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first word and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. इस बार मेरा टर्न था और पार्टिसिपल्स के बारे में रूल्स को बोलना था और मैंने शुरुआत की तो ज़ोर से बहुत लाउड और क्लियर शुरुआत की, लेकिन पहले ही वर्ड में मैं अटक गया और मैं जब अटक गया तो मैं खड़ा का खड़ा ही रह गया अपने डेस्क को होल्ड करते हुए। और मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रही थी और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आँख में ऊपर करके आँख से आँख मिला लूँ, क्योंकि टीचर का काम होता है पढ़ाना। टीचर तो अपना पूरा जी जान दे के पढ़ाते ही हैं, लेकिन जब बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो भी इग्नोर करने लगते हैं। सरकारी स्कूलों में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था कि बच्चे ध्यान नहीं देते थे और उन्होंने फ्रेंच देश में रहने के बावजूद, फ्रेंच लैंग्वेज होने के बावजूद उन्हें फ्रेंच नहीं आती थी। तो जो नैरेटर हैं वो बहुत शर्मिंदा होते हैं। आई हर्ड मिस एम हैमल say to me, I won't scold you, little friend. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. एम हैमल ने मुझे डांटा नहीं, बल्कि मुझसे बहुत पोलाइटली उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड, और क्योंकि अगर मैं डांटूंगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। देखो, रोज़ हम कहते थे कि आज नहीं कल मैं पढ़ लूँगा या आज नहीं कल मैं सीख लूँगा, लेकिन देखो आज हम कहाँ आके खड़े हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेक, she puts off learning it tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst poor little friend. We have all a great deal to reproach ourselves with.
मिस्टर हैमल एम हैमल कहते हैं कि लिटिल फ्रेंच, ये तुम्हारे लिए ही सिर्फ शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है कि हम फ्रेंच मैन हैं और अपनी मातृभाषा ही हमें बोलने लिखने पढ़ने नहीं आती है। जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है, वैसे ही फ्रेंच उनकी मातृभाषा थी। और अपनी मातृभाषा जब हमें पढ़ने लिखने बोलने नहीं आती है, तो बाहर के लोग जब हमारे ऊपर राज करने आएंगे तो वो अपनी भाषा में बोलेंगे और उनकी भाषा को हमें सीखना होगा। वो मजाक बनाएंगे कि इन्हें अपनी ही भाषा नहीं आती तो ये हमारी भाषा क्या सीखेंगे। जैसे कि हम लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे तो उस समय बहुत सारे राजाओं को इंग्लिश नहीं आती थी और ना आने के कारण अंग्रेज़ों ने बहुत फ़ायदा कमाया इसका। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव लर्नड इंग्लिश एंड उनको तभी हम लोग हरा पाए जब हम उनकी भाषा को अच्छे से सीख पाए। लेकिन ये नहीं था कि हमें अपनी भाषा नहीं आती थी। हम अपनी भाषा में, गांधी जी हम अक्सर हिंदी में ही बोलते थे और हिंदी में प्रोटेस्ट करते थे, उनको चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए। लेकिन वो बहुत बड़े लॉयर होने के बावजूद भी ये सारे काम करते थे। तो यहाँ पे भी एम हैमल यही कहते हैं कि हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हम फ्रेंच हैं और हमें फ्रेंच भाषा पढ़ने लिखने बोलने नहीं आती है। ये बहुत दुख की बात है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न they prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money। एम हैमल कहते हैं कि आपके पेरेंट्स को भी ये चिंता नहीं थी कि मेरे बच्चे को फ्रेंच आनी चाहिए, वो पढ़ लिख ले। वो पढ़ने लिखने से ज़्यादा आपके काम को महत्व देते थे और वो सोचते थे कि ये खेत पे काम कर ले, मिल में काम कर ले और ज़्यादा पैसे कमा ले। इन सब चीज़ों में उनका ध्यान था। और मैं एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी ब्लेम करना चाहिए। मैं भी इसका गुनहगार हूँ, मैं भी इसमें गुनहगार हूँ। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson? वो कहते हैं कि मैं भी जिम्मेदार हूँ और मुझे तुम्हें पानी अपने पेड़ों में पानी देने के लिए नहीं भेजना चाहिए था, मुझे तुम्हें बिठा के पढ़ाना चाहिए था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और मैं क्या करता था, जब मुझे फ़िशिंग पे जाना होता था तो मैं तुम लोगों को छुट्टी दे दिया करता था। तो इसलिए मैं भी जिम्मेदार हूँ उतना ही। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language। और उसके बाद जो एम हैमल ने शुरू किया एक से दूसरे से तीसरे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताना, saying that it was the most beautiful लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि फ्रेंच जो है एक सबसे सुंदर लैंग्वेज है वर्ल्ड की। द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग्स अस एंड नेवर फॉरगेट इट। कहते हैं फ्रेंच इतनी अच्छी लैंग्वेज है, फ्रेंच को सीखना चाहिए और इसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। वो कहते हैं कि जब हम किसी के स्लेव बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, तो हमें तो उनकी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन अगर हमें अपनी भाषा आती है तो हम अपनी भाषा में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। तो वो क्या है, की टू सक्सेस है। वो एक प्रिजन की चाबी के तरह काम करती है, कैद की चाबी के तरह, ताला खोलने की चाबी के तरह काम करती है। देन ही ओपनड अ ग्रामर। उसके बाद उन्होंने ग्रामर की बुक खोली एंड रीड अस आवर लेसन। फिर उन्होंने वो चैप्टर पढ़ा।
आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और फिर उस दिन मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि वो पढ़ रहे थे और मुझे समझ में आ रहा था। रोज़ मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जब आप समझना चाहते हैं तो समझ में आता है। जैसे आप छोटे होते हैं तो ABCD जब आपको टीचर बताती है तो आप उसे समझते हैं। आप अगर नहीं समझना चाहते हैं तो आपके नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो आप उसे बहुत जल्दी से रट लेते हैं और लाइफ लॉन्ग वो आपको याद रहता है। वो 26 लेटर्स आपको लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं, किसी को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये समझ पे ही डिपेंड करता है। और यहाँ पर फ्रेंच जो है, फ्रेंच कहते हैं कि आज मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी और मुझे बहुत सरप्राइज़ हो रहा था खुद पे कि मुझे कैसे समझ में आ रही हैं। ऑल ही सेड सीम्स सो ईजी। जो भी वो पढ़ा रहे थे वो बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। मुझे लग रहा था मैंने कभी भी इतने ध्यान से पढ़ाई नहीं की। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और उन्होंने भी कभी भी इतने धैर्य से पढ़ाया नहीं था शायद। It seems almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था ये बेचारा टीचर जो है सारी चीज़ें एक दिन में कवर कर लेना चाहता था और हमारे दिमाग में फ्रेंच को एक ही दिन में भर देना चाहता था। जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका ज्ञान जो है वो एक ही स्ट्रोक में भर देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर ही हैड अ लेसन ऑफ राइटिंग दैट डे। मिस्टर M. Hamill हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। वो हमारे लिए कॉपीज़ भी लाए थे उस दिन। रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेक। और उस पर ये लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर। और सब वो ऐसे लग रहे थे छोटे छोटे झंडे हैं। इन द स्कूल रूम हैंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और वो डेस्क पे रखे हुए थे। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. मतलब देखने लायक सीन था वो। और सब कितनी शांति से बैठे हुए थे। The only sound was the scratching of pen over the paper. खाली आवाज़ आ रही थी तो पेन की आ रही थी, पेन के लिखने की आवाज़ आ रही थी। पेन चला रहे थे सब लोग तो बस उसी पेन की आवाज़ आ रही थी और कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। Once some beetles flew in but nobody paid any attention to them. beetles मतलब जो कीड़े होते हैं छोटे से, खेतों में अक्सर beetles होते हैं लाल और काले रंग के, तो वो उड़ के आ रहे थे लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वैसे रोज़ के नॉर्मल क्लास में अगर कोई कीड़ा आ जाता था तो शोर मचने लगता था, चिल्ला चिल्ले होने, लेकिन आज किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं निकाली। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। आज तो मतलब उन सबसे छोटे बच्चों ने भी जो फिश हुक को कॉपी कर रहे थे उन्होंने भी उन बेटल्स को देखकर कुछ भी नहीं बोला। वो भी उसमें ध्यान से कॉपी कर रहे थे, जैसे लग रहा था वो भी फ्रेंच सीख रहे हों, वो भी फ्रेंच लिख रहे हों। ऑन द रूफ द पिजन्स कूक्ड वेरी लो एंड आई थॉट ऑफ माई सेल्फ वाइल they make them sing in German even the pigeon। और आज पिजन जो कूक कर रहे थे तो मुझे लगा कि जो जर्मन्स आएंगे वो इनको भी क्या है कूक करने को, वो किस लैंग्वेज में कहेंगे कि जर्मन में कूक करो, जर्मन में बोलो। When I looked up from my writing I saw M. Alice sitting motionless in his chair and gazing first at one thing,
देन एट अदर। मैं जब लिख चुका तो मैंने अपना सर ऊपर किया और एम हैमिल को देखा तो वो अपनी चेयर पे मोशनलेस बिना हिले डुले बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे, गेज़ कर रहे थे, देख रहे थे हर चीज़ को बड़े ध्यान से। कभी एक चीज़ को देखते थे फिर दूसरी चीज़ को देखते थे, एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स in his mind just how everything looked in that little school room। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आँखों में कैमरे से जैसे फ़ोटो खींची जाती है वैसे अपनी आँखों से फ़ोटो सारी चीज़ों की खींच लेना चाहते थे और अपने दिमाग में बसा लेना चाहते थे कि कैसा इस क्लासरूम, ये स्कूल रूम कैसा दिखता है। Fancy, for 40 years he had been there in the same place। 40 साल वो उसी जगह पे रहे थे। मतलब ये फैसिनेटिंग था फ्रेंच के लिए कि वो मतलब ऐसे देख रहे थे कि जैसे उन्होंने कभी देखा ना हो। लेकिन ये बात बहुत अमेजिंग सी लगती है कि जो 40 साल से एक ही जगह हो और वो एक एक चीज़ों को इस तरीके से देख रहा हो जैसे आँखों में बसा लेना चाहता हो। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। उनका गार्डन और उनका क्लास उनके सामने था। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn smooth। The walnut tree in the garden were taller and the hop-vine that he had planted himself twined about the window to the roof। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sisters moving about in the room above packing their trunks, for they must leave the country next day। अब जो था क्या था कि एम हैमिल जो है कि हर चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे थे। ध्यान से देखने के बाद डेस्क बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, मतलब घिस गई थी। 40 साल में जो बेंचेस थी वो बैठ कर इतनी स्मूथ सी हो गई थी। द वॉलनट ट्री जो उनके गार्डन में थी वो बड़ा हो गया था वॉलनट ट्री, और जो होप वाइन था वो उन्होंने खुद लगाया था, अब वो छत तक पहुंच गया था। और मतलब वो ये सारी चीज़ें उनके सामने, मतलब छोटे से बड़े हो गए लोग और छोटे से पेड़ बड़े हो गए, ऐसी सारी चीज़ें। टाइम इतना पास हो गया, 40 साल माने रखता है। तो उनका दिल बिल्कुल टूट गया था। और उनकी सिस्टर छत पे जो कमरा है उस पर अपना सारा सामान समेट रही है। ट्रंक के घसीटने की आवाज़ आ रही है, पैकिंग की आवाज़ आ रही है, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे कंट्री छोड़ के जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू एवरी लास्ट। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। मतलब वो सबसे जो पढ़ाया था वो सबसे आखिरी तक सुन रहे थे। मतलब उनमें इतनी हिम्मत थी कि आज भी, जब आज आखिरी दिन था क्लास का, तब भी वो सबसे जो भी लिखा है, जो भी ये है, सबसे सुन रहे थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। फिर राइटिंग करने के बाद हम लोग ने हिस्ट्री का एक लेसन पढ़ा। एंड देन द बेबीज चैंटिंग देयर बा बे बी बो ब्यू। और जो बेबी चैंटिंग, बेबीज जो छोटे बच्चे हैं वो बा बे बी बो ब्यू बोले। डाउन there at the back of the room old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in his both hand spelled the letters with them। और वो बच्चों के साथ बोल रहे थे, जो हाउसर हैं, अपनी प्राइमरी बुक को लेकर। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रम्बल्ड विथ इमोशंस। और वो रो रहे थे, पढ़ते पढ़ते रो रहे थे। एंड इट वॉज so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry। मतलब उनको देखकर हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। how well I remembered it, the last lesson। और मुझे कितने अच्छे से याद है वो दिन, वो लास्ट लेसन वाला दिन। all at once the church clock struck 12, then the English, मतलब जो चर्च का क्लॉक है उसमें 12 बज गए।
and then the English, at the same moment the trumpet of the Persian returning from the drill sounded under our window. और जो इंग्लिश होता है वो बजने लगा, उसका सायरन ट्रम्पेट बजने लगा। जो पर्शियंस थे वो ड्रिल करके वापस आने लगे, उनके जूतों की आवाज़, ड्रिल साउंड खिड़की से आने लगा। एम हैमिल स्टूड अप, खड़े हो गए। वेरी पेल, वो बिल्कुल पीले से पड़ गए थे। इन हिज चेयर, वो अपनी चेयर के पास ही खड़े हो गए। आई नेवर शॉ हिम लुक सो टॉल, वो बहुत लंबे लग रहे थे आज देखने से। माई फ्रेंड सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वो कुछ बोलना चाहते थे, बस इतना ही बोला, आई, और उसके बाद उनका गला रुध गया, वो बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक पीस चॉक उठाई। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। क्या लिखा? वीवे ला फ्रांस, उन्होंने लिखा वीवे ला फ्रांस, वी लव फ्रांस। देन he stopped and leaned his head against the wall, और फिर वो दीवार के पास रुक गए और अपना सर दीवार की तरफ लीन झुका लिया। and without a word he made a gesture to us with his hand, और without words, मुँह से बिना कुछ बोले उन्होंने बॉडी गेस्चर, बॉडी मोशंस, अपने बॉडी के मतलब हाथ के सहारे से एक गेस्चर बनाया, एक पोस्चर बनाया और हाथ हिलाते हुए इशारा किया। क्या इशारा किया? स्कूल इज़ डिसमिस, यू मे गो। हाथ हिलाकर दिखाया कि अब स्कूल डिसमिस हो गया है, क्लास ओवर हो गई है, आप लोग जा सकते हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लास्ट लेसन। इट इज़ अ वंडरफुल स्टोरी, और ये बहुत बड़ी शिक्षा देती है हमें सारी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, हमें सारे लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हमारी मदर टंग हमें ज़रूर आनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंच हमारी मदर टंग हो या इंग्लिश हमारी मदर टंग हो, कोई भी मदर टंग हो, मदर टंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमारा नाम हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है, वैसे ही हमारी मदर टंग हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है। अपनी मदर टंग को अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो ये शर्मिंदगी की बात है। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं, ये देखा जाता है। हमारे भी इंडिया में बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम में तो हमें हिंदी पढ़ने और बोलने और लिखने नहीं आती है। शर्म की बात है कि अगर हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो हमें अपनी मातृभाषा बोलने, लिखने, पढ़ने नहीं आती। तो ये लेसन एक शिक्षा है हमारे लिए। Hope you will obey and follow it. You will learn your mother tongue. English is official language, it is essential, but we should not forget our mother tongue. So keep on learning, keep safe, keep healthy. Thank you.